70th बीपीएससी के लिए जितना भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप थोड़ी सी मेहनत करके, रेगुलर स्टडी करके, सिर्फ और सिर्फ 70th बीपीएससी का एग्जाम ओरिएंटेड जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है, उतना मटेरियल, उतना सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के प्लस उसके एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस देख के, तो ये हो गया पूरा पढ़ाई। करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली, पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से, और प्लस हम जो पीवाईक्यू कंपाइल करके देते हैं वो, और लास्ट में रिवीजन। ये 3 चीजें करके करीबन 8-9 घंटे अगर आप अभी से भी दे दें तो पीटी आराम से निकल सकता है। सिर्फ और सिर्फ उतना दिया जाएगा जिससे 70th बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ निकल जाए, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल। करना क्या है, पीपीआर फॉर्मूला अपनाइए। 6-1 का जो है इसमें हिसाब किताब है। 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई किससे किससे करनी है? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के जो रिकॉर्डेड, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड, बाकायदा हमने पीपीटी में बना के इस बार पेड ग्रुप के लिए जो है स्पेशली वो दिए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई 6 आवर्स, करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं? एससीएस की टेस्ट सीरीज है, एससीएस का पेड क्विज है, और एससीएस के पीवाईक्यू जो कंपाइल्ड वाले हैं, जितना उसमें दिया है बस उतना ही पीवाईक्यू रेलेवेंट है। हम बाकायदा देखिए, जितने भी जैसे सालों के पेपर होते हैं, हम उसमें से जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे करंट वगैरह के क्वेश्चन आगे के एग्जामों के लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कई सारे जो जीके वगैरह के फैक्ट्स बदलते जाते हैं वो भी आगे रिलेवेंट नहीं रहते हैं, तो उनको फिल्टर करके जो आज के लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न पर चल रहे हैं उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस हम करवाते हैं पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में। ठीक है, 1 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा। 9 घंटे अगर आप जो है टाइम दीजिए, सिर्फ ये 3 चीज कर लें, आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ क्लियर हो सकता है। एससीएस सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज। एक चीज और है कि हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पहला आयाम यह है सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो। ठीक है, जितना 70th बीपीएससी पीटी के कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो सब इसमें दे दिया गया है। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये वाला अगर आपने टोटल बीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लिया तो आपको अलग से कुछ देखना ही नहीं है, ना टेस्ट सीरीज, ना पीवाईक्यू, ना करंट अफेयर, ना बिहार स्पेशल, ना बिहार का करंट, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। पूरा प्री का कंप्लीट है ये। इसके बाद मेंस का भी हमारा आंसर राइटिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, और आज से नहीं, कई सालों से चल रही है लगातार। तो पढ़ना ये है, 6 घंटे के लिए आपको इसको जो है डेली पढ़ना है, अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो सिलेबस में प्लस पीवाईक्यू प्लस लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से जितना एक्चुअली में जरूरी है पढ़ने के लिए वो हमने इसमें दे दिया। इसके अलावा नहीं जरूरत है। पीवाईक्यू में जो भी फैक्चुअल बीपीएससी स्पेशलाइज जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जितना चीजें जरूरी है वो सब हमने इसमें दे दिया। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने यहां खत्म कर दिया कि मतलब जितना जरूरी वो आपने पढ़ लिया। लेकिन भाई पढ़ने से तो होगा नहीं, ये तो पीसीएस एग्जाम है ना। यहां पे अगर आपने प्री से पहले कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो प्री निकालना जो है गुरु टफ हो जाएगा, लाले पड़ जाएंगे, ये समझ लो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और उस पे जो है कोई प्रैक्टिस ही ना करो, आपको पता ही नहीं भाई किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न बदल गया है ना। पीवाईक्यू वगैरह, पीवाईक्यू से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। और पीवाईक्यू से ऐसा नहीं है, वो जमाने नहीं रहे कि पीवाईक्यू पढ़ के प्री जो है निकाला हो, पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। यूपीपीएससी आयोग ने भी पूरी तरह से पीवाईक्यू, आप देखिए यूपीपीएससी में 4-5% ज्यादा पीवाईक्यू नहीं आते हैं। बीपीएससी में भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा 5 से 8-10% तक जो है इसमें आ सकते हैं, और वो भी जितना रिलेवेंट है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने खत्म किया यहां पे कि पढ़ लो यहां से। लेकिन भाई जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जैसे पेड क्विज में इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा सिलेबस जितना भी पीटी के लिए जरूरी है उसको क्वेश्चंस के माध्यम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं। और तीसरा आयाम है हमारा सिलेबस को खत्म करने का टेस्ट सीरीज, बहुत ही डिटेल्ड जो है यहां पे बनती है, और इसमें इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, जिस तरह के बीपीएससी आयोग लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है, हाई यील्ड होती है। आप जो है सिलेक्शन मटेरियल और एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस तो जरूर पढ़ें, अगर कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट एससीएस की पेड क्विज टेस्ट सीरीज ये तो जरूर लगा के जाना। पूरे 150 जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन आपको पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से मिल सकते हैं। हर बार जो है इतना ही आते हैं लगभग, तो करीबन 70-75 क्वेश्चन तो आपको पेड क्विज टेस्ट सीरीज ही से मिल जाएंगे जो हमने कराए हुए हैं, है ना। अभी के लिए जो है दिवाली वगैरह आप जरूर बनाएं, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखें। पटाखे खूब छुड़ाओ लेकिन पढ़ाई करते रहो, पढ़ो भी, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आप एक बात समझ लो, चाहे दुनिया भर का कितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर लो तो प्रिव्यू नहीं होगा, साफ बात एकदम। ठीक, एक बात और है कि ये नहीं कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहेगा उससे निकाल लिया, नहीं, पढ़ना भी पड़ता है,
प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, रिवीजन भी करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अभी भी कट ऑफ निकाल सकते हैं 70th बीपीएससी का। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप में जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें अगर आपने करीबन डेली 9 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे मतलब टोटल स्टडी आवर्स, 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे रिवीजन, इतना कर लिया, जितने दिन बचे आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ ग्रुप फोड़ के आओगे। देखिए हमारे ऐप में बाकायदा सिलेक्शन मटेरियल का पूरा कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पेड टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएगी। अच्छे खासे नंबर के जो है हमने टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, इसमें 60 टेस्ट सीरीज दी हुई हैं ऐप में। और पेड क्विज के लिए हमारे नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है, कोई कमेंट है, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं। बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री। बीपीएससी पीटी की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड क्रैश कोर्स से। इन गिवन नंबर्स पर इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 3 चीजें करके आप अभी भी जो है अपना कट ऑफ निकालना सुनिश्चित कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लास्ट पेड क्रैश कोर्स की टेस्ट सीरीज लगा करके जो लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है, सारे सिलेबस के मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट्स को कवर करते हुए पेड क्विज को लगा करके हमारे सिलेक्शन मटेरियल का एक बार स्टडी करके एक बार रिवीजन करके आप अभी भी कट ऑफ निकालने की स्थिति में आ सकते हैं बीपीएससी पीटी के लिए। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन सा था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? राजत्व का जो ईश्वरीय सिद्धांत है यानी कि डिवाइन अथॉरिटी ऑफ किंगशिप, इसकी अवधारणा जो है या फिर जो फिलॉसफी है, इसका सबसे पहले प्रतिपादन किया था गयासुद्दीन बलबन ने और बाद में अलाउद्दीन खिलजी भी इसको जाकर के फॉलो करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन बलबन ने इसको फॉलो किया था। सर्वप्रथम पूछा है, सर्वप्रथम में इसका आंसर बलबन लगाएंगे हम लोग निश्चित तौर पर। अब राजत्व का सिद्धांत, ईश्वरीय सिद्धांत जो है हम लोग समझ लेते हैं। राजत्व के ईश्वरीय सिद्धांत के अनुसार सुल्तान जो है गॉड का यानी अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ पर। अगर पैगंबर के बाद दूसरे किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण बात दी जानी है, महत्वपूर्णता दी जानी है कुल मिलाकर, तो पैगंबर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति अथॉरिटी में और प्राइड दोनों में किसको मानेंगे? सुल्तान को मानेंगे। राजत्व का ईश्वरीय सिद्धांत ये कहता है, बलबन ने कहा था, अगर पैगंबर के बाद जनता को किसी की बात माननी है तो सुल्तान की बात माननी है। सुल्तान इज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। इसको साबित करने के लिए बलबन ने एक उपाधि भी ली थी जिसको कहते हैं हम लोग नियाबत खुदाई। नियाबत ए खुदाई यानी गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। बलबन ने एक और उपाधि ली थी जिल्ले इलाही की। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, रिफ्लेक्शन या शैडो ऑफ गॉड। यानी सुल्तान जो है धरती पर ईश्वर की छाया है, अल्लाह की छाया एक तरीके से सुल्तान। तो मतलब सुल्तान कुछ भी करता है, सही करता है या गलत करता है, सुल्तान खुद डिसाइड करेगा, उसको कोई कुछ बताने वाला नहीं है। सुल्तान एक निरंकुश शासन होगा और सुल्तान का जो वर्ड है वही लॉ है। कोई शरीयत नहीं, कोई जो है जवाबित यानी स्टेट लॉ नहीं। जो भी सुल्तान कहेगा वही जो है नियम या कानून बन जाएगा उस दिन से। ये सब सिद्धांत जो है ये राजत्व के ईश्वरीय सिद्धांत के हिसाब से बलबन ने सबसे पहले इसको डिफाइन किया था और इसको अच्छे तरीके से बाद में प्रैक्टिस किया अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में। अलाउद्दीन खिलजी जो है खलीफा को जो है अपना कह सकते हैं सुपीरियर या बॉस नहीं मानता था। उसका मानना था कि सुल्तान जो है ईश्वर की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से गद्दी पर बैठता है, किसी खलीफा या फिर किसी जो है मानवीय शक्ति की मदद से नहीं। तो हमसे अगर एग्जाम में पूछें तो राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बलबन। बलबन ने किन सर्कमस्टेंसेस में भी किया ये काम, ये जानना समझ लेना जरूरी है, क्योंकि रजिया के बाद जितने भी सक्सेसर्स आए थे, चाहे बैराम शाह हो चाहे उसके बाद के सक्सेसर्स हों, ज़्यादातर जो है पपेट रूलर्स थे। यानी जो तुर्कान चिहलगानी चालिहा समूह था वो उनको संचालित करता था, अथॉरिटी उन्हीं के पास होती थी। 40 नोबलमैन का जो समूह होता था चालिहा, उनके पास पूरी अथॉरिटी होती थी, नाम का शासक सुल्तान होता था। लेकिन जब बलबन पावर में आता है, अथॉरिटी गेन करता है, तो उसने राजत्व के ईश्वरीय सिद्धांत को लागू किया और कहा कि कोई भी सुल्तान के ऊपर शासन नहीं करेगा, सुल्तान अपना शासन खुद करेंगे और सुल्तान के अधीन बाकी लोग शासन करेंगे। सुल्तान जो कहेगा वही सभी को करना पड़ेगा। तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ना ये तो उलेमाओं की अथॉरिटी मानते थे, ये ना उनसे सलाह लेते थे, ना ही खलीफा को अपने ऊपर मानते थे। सुल्तान को जो है सबसे बड़ा अथॉरिटी इन लोगों ने खुद को घोषित किया था अर्थ पर, अल्लाह के बाद या फिर पैगंबर के बाद। तो ये है ईश्वरीय सिद्धांत। अगर आप कंफ्यूज थे अभी तक तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा अगर आपको डाइवान थ्योरी ऑफ किंगशिप नहीं समझ में आता है तो। आगे है, इनमें से किस ने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी?
तो इसका आंसर भी बलबन है। गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज त्योहार मनाने की शुरुआत की थी और इसको काफी सारे शासकों ने आगे बढ़ाया था। नौरोज बेसिकली एक टर्क फेस्टिवल नहीं, पर्शियन फेस्टिवल है। ये पारसी त्योहार है, पारसियों का त्योहार है और इसको ज़्यादातर बाद के सुल्तानों ने भी और इवन मुगल काल में भी मनाया जाना इसको जारी रखा गया था। औरंगजेब जब अथॉरिटी में आता है, औरंगजेब, तब इसने इसको बंद करा दिया था। कहा था कि ये मतलब शरीयत के नियमों के अनुकूल नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म का त्योहार बनाएं। तो पारसियों का त्योहार जो नवरोज फेस्टिवल है, इसको मनाया जाना औरंगजेब ने बाद में बंद करा दिया था। ठीक है, बलबन ने इसको शुरू किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो नवरोज का त्योहार सबसे पहले मनाना बलबन ने शुरू किया था और इसको मुगल काल में जहांगीर ने भी काफी धूमधाम से मनाया था और अन्य शासकों ने भी इसको मनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो यूरोपियों का जब आगमन भारत में हुआ था तो जाहिर सी बात है उन्हीं के समय में हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, अकबर। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश दरबार में, मुगल दरबार में अकबर के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। एक क्वेश्चन एक और तरीके से पूछते हैं कि रानी एलिजाबेथ जो है वो किसके समकालीन थी? तो अकबर के समकालीन थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवान आरिज या दीवान अर्ज किससे संबंधित है? तो ये डिफेंस डिपार्टमेंट था, रक्षा विभाग था दीवान आरिज। इस विभाग का प्रमुख कौन होता था? इस विभाग का अध्यक्ष या प्रमुख होता था आरिज ममालिक। आरिज ममालिक जो है, इसका जो मुगल समकालीन कौन है, मतलब मुगल शासनकाल में जो डिफेंस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसको हम लोग बोलते थे मीर बख्शी। मीर बख्शी ये होता था रक्षा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी मुगल काल में, मीर बख्शी। मीर बख्शी मुगल काल में, और सल्तनत काल में कौन होता था? आरिज ममालिक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अच्छा, एक चीज और इसमें देख लेते हैं, शाही पत्राचार संबंधित विभाग कौन सा है? अगर आपसे पूछ ले तो दीवान ए इंशा है। सल्तनत काल में दीवान ए इंशा, ये रॉयल करस्पॉन्डेंस कहा जाता था। फॉरेन विभाग को बोलते थे दीवान रिसालत और फाइनेंस वाले को दीवान वजारत बोलते थे। ये भी ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम पूछा है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, या फिर हसन गंगू भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या फिर हसन गंगू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, अलाउद्दीन हसन। अगला क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के समय में आया था? अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था बताना है। अब्दुल रज्जाक आए थे देवराय सेकंड के समय में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा फॉरेन यात्री किस कंट्री से किस समय में किस शासक के शासनकाल में आए थे? ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। ये सारी चीजें जो है हमारे पेड ग्रुप में जो आपको दिए गए हैं वीडियो लेक्चर जो दिए गए हैं हिस्ट्री के, और नोट्स जो दिए गए हैं उसमें सब गिवन है बकायदा टैबुलर फॉर्म में। तो अब्दुल रज्जाक ईरान से 15वीं सेंचुरी में, देवराय सेकंड के समय में। अफनासी निकितिन ये रशिया से 15वीं सेंचुरी में, ये किसके समय में आए थे? वीर नरसिंह के काल में। और लुडविको डी वार्थेमा ये 15वीं सेंचुरी में वीर नरसिंह के समय में आया था विजयनगर में। डुआर्टे बरबोसा और डोमिंगो पायस पोर्चुगल से दोनों यात्री आए थे कृष्ण देवराय के शासनकाल में। फर्नाओ नुनीज ये पोर्चुगल से आया था 16वीं सेंचुरी में, अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। और सीजर फेडरिक पोर्चुगल से 16वीं सेंचुरी में। ये विजयनगर किंगडम जब ये तालिकोटा के युद्ध के बाद खत्म हो गया था उसके बाद आया था। ठीक है, ही कमेंटेड अबाउट द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। जीन बाप्टिस्ट टैवर्नियर ये फ्रांस से 17वीं सेंचुरी में मुगल काल में आया था, शाहजहां के समय में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब मैचिंग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। बसावन और दसवंत जो हैं, ये पेंटर्स किसके समय में थे? तो ये अकबर के समय के पेंटर्स थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। दसवंत और बसावन अकबर के समय के पेंटर्स हुआ करते थे। दसवंत जो पेंटर था, ये इसने जो है पागलपन में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ये काफी अच्छा पेंटर हुआ करता था। इसकी एक कृति जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि इसने क्या पेंट किया था अकबर के समय में। तो अकबर ने पेंट किया था तारीख खानदान तैमूरिया। मतलब अकबर ने दसवंत से पेंट करवाया था, हम लोग कह सकते हैं तारीख खानदान तैमूरिया। ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा सिविल सर्विसेज का एक एग्जाम हुआ था और इसमें इस तरीके के सवाल पूछे गए थे, और इस तरीके के सवाल बिल्कुल बीपीएससी भी पूछ सकता है आगे। बसावन दिया हुआ है, मीर सैयद अली और दसवंत, और इसमें इसके सामने शासक दिए हुए हैं जिन्होंने इनको संरक्षण दिया हो सकता है। वैसे पूछा है कौन से पेयर सही सुमेलित हैं, तो बसावन और दसवंत ये तो अकबर के समय में थे, ये हमने देखा, तो पहला पेयर सही है। मीर सैयद अली और अब्दुस समाद, ये दोनों जो पेंटर्स हैं इन्होंने मेजर कार्य अकबर के समय में किया था, लेकिन हुमायूं जो है इसको फारस से यहाँ पर लाया था,
और एक तरीके से कह सकते हैं मुगल पेंटिंग की नींव अब्दुल समाद और मीर सैयद अली ने मिलकर के हुमायूं के समय में रखी थी। तो ये भी सही सुमेलित पेयर है। दसवंत जहांगीर दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। जहांगीर के समय में जहाँ दसवंत पेंटर नहीं था। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा केवल 2 युग में यहाँ पर सही सुमेलित है, बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि मीर सैयद अली और अब्दुल समाद इनका कोई जो रचना है जो इन्होंने किया हो उसका नाम बताइए। तो इन्होंने जो है हमजा नामा को पेंट किया था। हमजा नामा एक 1375 पेंटिंग की एक पूरी सीरीज उन्होंने क्लॉथ पर पेंट की थी। पहले अब्दुल समाद फिर मीर सैयद अली ने मिल करके इसको हम लोग कहेंगे हमजा नामा। हमजा नामा को पेंट किया था इसने, इन दोनों ने मिल करके। और हमजा नामा को एक और नाम दिया जाता है दास्तान अमीर हमजा या फिर हमजा नामा। इसको पेंट करने का श्रेय जाता है मीर सैयद अली और अब्दुल समाद को। ये एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, पीपीएससी इसको रिपीट कर सकता है, आगे ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो कर्नाट डायनेस्टी के फाउंडर थे नान्यदेव। ठीक है, नान्यदेव ने इसकी नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तिरहुत रीजन में ये रूल करते थे। सिमरावगढ़ इनकी कैपिटल हुआ करती थी। और जो कर्नाट डायनेस्टी है इन्होंने मिथिला साहित्य या फिर कह सकते हैं हम लोग मैथिली साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसको आगे बढ़ाने में। तो पहले शासक नान्यदेव थे फाउंडर। फिर दूसरे शासक थे यहाँ पर गंगदेव। गंगदेव के बाद नरसिंह देव। नरसिंह देव के बाद राम सिंह देव। राम सिंह देव के बाद शक्ति सिंह देव और आखिरी थे यहाँ पे हरि सिंह देव। आखिरी शासक हरि सिंह देव और प्रथम शासक नान्यदेव। कम से कम इनका आप प्रथम और आखिरी का नाम ध्यान रखेंगे तो क्रोनोलॉजी में अगर रूलर्स को लगाने को आ जाए तो भी आप कर सकेंगे। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता या तुर्क विजेता अगर आपसे पूछ लें कौन था तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल था, उसका कह सकते हैं कमांडर था। सी यहाँ पे सही है, बख्तियार खिलजी। जब घोर आक्रमण भारत में हुआ था तो ईस्टर्न इंडिया को जो जीतने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई थी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी को। और इसने बिहार और बंगाल को कब्जे में किया था। और किसको हराया था? सेन रूलर्स को हराया था, सेन वंश के शासकों को। सेन वंश के शासक को हराया था जिसका नाम क्या था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को हरा करके बिहार और बंगाल रीजन पर विजय प्राप्त की गई थी बख्तियार खिलजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर जो है मैथिली साहित्य है, मैथिली में चंद्रेश्वर के द्वारा लिखी गई थी 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में मैथिली भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। मान लीजिए आपसे लैंग्वेज पूछ लें तो ये नोट कर लीजिएगा, ये है मैथिली लैंग्वेज में, मैथिली में। अब यहाँ पर 2 अदर बुक्स के मैंने नाम लिखे हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इन चारों में से किससे संबंधित है? विद्यापति से, ज्योतिश्वर से, हरि ब्रह्मदेव से या फिर चंद्रेश्वर से? ये आप कमेंट करके बताएंगे ये बुक किससे संबंधित है। द ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। ऑप्शन नंबर ए मौली कवि। मौली कवि ने मराठी भाषा में इसको लिखा है। भक्ति संत जो ज्ञानेश्वर थे महाराष्ट्र के, ज्ञानेश्वर की जो टीचिंग्स है उसको इन्होंने कंपाइल किया है उद्वंत प्रकाश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला है नालंदा विहार वॉज डिस्ट्रॉयड बाय। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? हमने एंशिएंट में भी देखा था। नालंदा विहार का विध्वंस किया था जिसने ईस्टर्न इंडिया में कैंपेन को लीड किया था, बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बख्तियार खिलजी ए। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन सा था? मैंने आपको बताया कि प्रथम अंतिम तो जरूर देख लेना है, अंतिम पूछा जा चुका है। हरि सिंह जो है ये अंतिम शासक थे कर्नाट डायनेस्टी के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे है अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बेसिकली विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत कह सकते हैं विद्यालय हुआ करता था, स्कूल। इसको एक मॉस्क में कन्वर्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और इसका प्रमाण कैसे मिला? क्योंकि जो दीवारें हैं अढ़ाई दिन के झोपड़े के, उसमें अभी भी जो हरिकेली नाटक है उसके कुछ अंश इसमें लिखे हुए देखने को मिलते हैं। हरिकेली नाटक ये भी पूछा जा चुका है कि किस नाटक के अंश जो है अढ़ाई दिन के झोपड़ा में उत्कीर्ण देखने को मिलते हैं? हरिकेली नाटक। इसके बाद तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजु के बाबरी ये बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखी है, तुर्क चगताई भाषा में। तुर्किश या चगताई भाषा में जो है लिखा है बाबर ने अपनी आत्मकथा।
इसको फारसी में नहीं लिखा है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, टर्किश या फिर चगताई भाषा में, तुर्क चगताई भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान सूर थे, क्योंकि महाराणा प्रताप को जो अफगान रूलर्स थे या अफगान जो भी कह सकते हैं पावर्स थी वो सपोर्ट कर रही थी, तो हकीम खान सूर महाराणा प्रताप की एक आर्मी की यूनिट को लीड कर रहे थे। हकीम खान सूर ये पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अभी शिवाजी से संबंधित और भी प्रश्न होंगे, उसका आंसर आप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद घोरी ने किसको प्रथम अख्ता या फिर कह सकते हैं इक्तादारी प्रदान की थी? प्रथम अख्ता प्रदान की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, जो गुलाम वंश की स्थापना करता है। बी यहाँ पर सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अभी खालिसा भूमि और जितने प्रकार की भूमि होती थी सल्तनत काल में या मुगल काल में, उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे जिस शासक के अधीन जो है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया गया था, यानी ज्यादातर सेंटर के अधिकारियों के पास पावर होती थी और सुल्तान काफी पावरफुल होता था, और जो स्ट्रिक्ट निरीक्षण करता था उसी के अधीन खालिसा भूमि बढ़ेगी। अदरवाइज सारे शासकों के समय में खालिसा भूमि कम होती जाएगी और इक्तादारी प्रथा के माध्यम से या फिर मनसबदारी के माध्यम से या जागीरदारी के माध्यम से बंट जाएगी। तो जिस सुल्तान ने भूमि को बंटने नहीं दिया था, मैक्सिमम हिस्सा अपने अधीन रखा था या अपने कंट्रोल में रखा था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। टाइप्स ऑफ लैंड ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। खालसा लैंड, लैंड अंडर डायरेक्ट अथॉरिटी और डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान, डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल ऑफ सुल्तान। तो डायरेक्ट अथॉरिटी में जो भूमि होती थी जिस पर सीधे सुल्तान या फिर सुल्तान द्वारा नियुक्त अधिकारियों का नियंत्रण होता था, उसको खालसा लैंड बोलते थे। और सुल्तान की जो पर्सनल इनकम इससे आती थी उसको इमलाक या फिर खालिसा बोला जाता था, ठीक है। ऊसरी भूमि क्या होती थी? ये तुर्की मुसलमानों को जो है खेती वगैरह करने के लिए दी जाती थी, और इस पर जो टैक्स लगता था उसको उश्र बोला जाता था। मुस्लिम फार्मर्स पर या तुर्क फार्मर्स पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको उश्र बोलते थे। खराजी भूमि, दिस लैंड वॉज इन पोजेशन ऑफ नॉन मुस्लिम्स, ज्यादातर हिंदुओं के अधीन जो फार्मिंग लैंड होती थी जिस पर जो है खेती की जाती थी। 20% ऑफ द प्रोड्यूस यानी 1/5 जो है सुल्तान के द्वारा कलेक्ट करवाया जाता था रेवेन्यू यहाँ से, इसको खराजी भूमि कहा जाता था। ऋणाका भूमि क्या होती थी? लैंड अंडर द अथॉरिटी ऑफ हिंदू रूलर्स अंडर द सुल्तान, हिंदू रूलर्स के अधीन जो भूमि होती थी जिसकी मतलब कह सकते हैं टोटल अथॉरिटी सुल्तान के पास होती थी, लेकिन जो डायरेक्ट अथॉरिटी जो है होती थी वो हिंदूज के पास होती थी। इनडायरेक्ट अथॉरिटी सुल्तान के पास या सल्तनत के पास, उसको रणआका भूमि बोलते थे। मदद दिमाश भूमि डोनेशन के तौर पर किसी लर्नेड पर्सन को या उलेमा को अगर सुल्तान अलॉट कर देता था तो उसको मदद दिमाश बोला जाता था। तो इसमें आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दूसरा जो डिवीजन होता था इक्तदारी में होता था। इक्तदारी में जो लैंड रिवेन्यू एलोकेशंस जो है वो दिए जाते थे, लैंड रिवेन्यू कह सकते हैं असाइनमेंट दिए जाते थे अधिकारियों को। इक्तादारी में बेसिकली जो इक्ता होते थे वो क्या होते थे? इक्ता वाज बेसिकली लैंड रिवेन्यू एलोकेशन या फिर असाइनमेंट। इसमें इक्तादार जो है रेवेन्यू कलेक्ट कराता था और उससे उसको कुछ हिस्सा मिलता था, ठीक है, और बाकी जो कलेक्शन होता था वो सुल्तान के खाते में जाता था। और इक्तादार को जो घोड़े वगैरह रखने पड़ते थे अपने अधीन, ठीक है, अपने अधीन जो कैवलरी मेंटेन करनी पड़ती थी घोड़सवार और घोड़े की, उसका खर्चा भी यहीं से काटा जाता था। तो इक्तादार जो है अपना पर्सनल सैलरी काट करके अपने अधीन घोड़े और घोड़सवार सैनिक रखने के खर्चे काट करके जो भी जमा कराता था, ठीक है, वो सुल्तान के खाते में जमा कराता था। तो ऐसी भूमि जिसको इक्तादारी के तौर पर दे दिया जाता था लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट के तौर पर, उसको इक्ता बोला जाता था। तो सर्वाधिक कम इक्ता किसके समय में एलोकेट किए गए थे? जाहिर सी बात है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने कोशिश की थी कि ज़्यादातर भूमि का एडमिनिस्ट्रेशन खालसा भूमि के अधीन हो और खालसा भूमि डायरेक्ट सुल्तान और सुल्तान के अधिकारियों के अधीन होती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्तनत काल में सिक्के टका, शसगानी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? ठीक है, तो सबसे पहले इल्तुतमिश वह सुल्तान था, इल्तुतमिश, जिसने शुद्ध जो है टर्किश स्टाइल में जो है सिक्के चलवाए थे या अरेबिक सिक्के चलवाए थे जो टका और जीतल होते थे। तो टका बेसिकली जो है होता था सिल्वर का और जीतल होता था यहाँ पे कॉपर का। तो सिल्वर और कॉपर का कॉम्बिनेशन और कहीं आपको मिल नहीं रहा है, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर जाएंगे। अगर आप शस्कानी भूल भी गए तो टका और जीतल आपको क्लियर होना चाहिए। जीतल हमेशा जो है कोई भी शासक जारी करेगा वो कॉपर का होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, और टके की ज़्यादा होती है। टका जो है वो सिल्वर का होता है।
अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि जो शशगानी सिक्का है वो किसने इशू किया था, किसने चलवाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था तुगलक काल में ये शशगानी सिक्का, सिल्वर का, ध्यान रखिएगा। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा के लेखक हैं जो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। रसखान के द्वारा लिखी गई एक रचना जो महत्वपूर्ण है, जो पूछी जा चुकी है हमारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, वो प्रेम वाटिका है। अमीर खुसरो की बहुत सारी रचनाएं हैं। और इसामी की एक रचना जो हमको जरूर ध्यान रखनी है, फुतूह सलातीन। फुतूह सलातीन जो रचना है ये है अब्दुल्ला मलिक इसामी की। अमीर खुसरो की कई सारी रचनाएं जैसे किरान सादेन, मिफ्ताल फुतूह, खजैनुल फुतूह। खजैनुल फुतूह कई बार पूछी जा चुकी है और इसको तारीख अलाई भी बोलते हैं खजाइनुल फुतूह को। और इजाज खुसरवी, अफजल उल फवायद, नूह सिफर। नूह सिफर कई बार पूछी जा चुकी है। और तुगलकनामा पूछी जा चुकी है। तुगलकनामा, नाजुल फुतूह, तारीख दिल्ली, खमसाए पंच गंज, तोहफत सिगार, वसतुल हयात, गुरुतुल कमाल, बाकिया नाकिया, अनिहायतुल कमाल। इसके अलावा एक आशिका भी इंपॉर्टेंट रचना है अमीर खुसरो की। आशिका, ये बार यूपी से पूछ चुका है तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। आशिका ये भी अमीर खुसरो की है और ये सारी तो है ही। अगर सारी ना याद रखें तो मेरे हिसाब से एक ये खजाइनुल फुतूह जरूर ध्यान रखिएगा। खजाइनुल फुतूह, अन्नू सुफर और तुगलकनामा ये जरूर ध्यान रखिएगा। और आशिका। जियाउद्दीन बर्नी की रचनाएं भी पूछी जाती हैं, ये अभी पूछी गई थी यूकेपीएससी में। तारीख फिरोज शाही, सलात कबीर, हसरतनामा और ये तारीख आले बरामिका, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सनाए मोहम्मदी और शाहीफ नात मोहम्मदी। फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी ये पूछी गई थी अभी। फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी के, ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था के मुख्य विशेषता क्या थी? तो वित्तीय विशेषता जो थी ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ का था, जो काफी मिलता जुलता था इक्तादारी सिस्टम से। ये बिल्कुल इक्तादारी सिस्टम के समतुल्य इनका सिस्टम चलता था। इसको नयनकार सिस्टम या फिर अमर नायक सिस्टम बोला जाता था। ये काफी पॉपुलर था विजयनगर काल में। इसमें अमरम जो भूमि होती थी, जैसे इक्ता होती है वैसे विजयनगर काल में अमरम भूमि जो है ये लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट के तौर पर ये नायकों और अमर नायकों को दी जाती थी। और उसके बदले उन्हें विजयनगर शासकों को सिविल और मिलिट्री और कई बार रेवेन्यू फंक्शंस भी कर करके देने होते थे। ठीक है, ये होता है। तो अमरम लैंड असाइनमेंट दिया जाता था और इसमें कई बार रेवेन्यू फंक्शंस, कई बार मिलिट्री फंक्शंस भी करने पड़ते थे। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था उसकी लीडरशिप क्वालिटी, हिज मिलिट्री लीडरशिप क्वालिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, उसकी सैन्य कुशलता। ऐसे तो सारे ही जो है कह सकते हैं इनके रोल थे बाबर की विजय में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो मिलिट्री लीडरशिप क्वालिटी सबसे महत्वपूर्ण थी, जो अफगानों के पास नहीं थी। आगे है हु इंट्रोड्यूस जाप्ती सिस्टम। जाप्ती सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, अकबर। इसमें जब्ती सिस्टम में क्या होता था कि भूमि की पैमाइश की जाती थी, मतलब नपाई की जाती थी, मेजरमेंट के आधार पर जो है इसमें टैक्स लिया जाता था। तो नपाई के बाद ही इसमें टैक्स लिया जाता था, बकायदा लैंड सर्वे वगैरह होता था। दस्तूरुल अमल उसको कहा जाता है और जब्ती खसरे का इस्तेमाल होता था। जब्ती खसरे और दस्तूरुल अमल इनका प्रयोग करके असेसमेंट होता था, फिर टैक्स यहाँ पे लगाया जाता था। और ज़्यादातर टैक्स जब्ती सिस्टम के अंतर्गत कैश में कलेक्ट किया गया था। इसके बाद जवाबित का संबंध किससे? सल्तनत काल में जो जवाबित शब्द है इसका मतलब होता है स्टेट लॉस। ठीक है, जो राज्य जो कानून बनाता था वो। और शरीयत का मतलब क्या होता है? शरीयत मतलब जो रिलीजियस लॉज होती हैं, शरीयत वो अलग है। यानी कि रिलीजियस लॉज और स्टेट लॉज क्या होती हैं? राज्य कानून, यानी कि स्टेट लॉज जवाबित। ईरान के जो शाह शासक थे और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ जड़ क्या थी? कांधार। कांधार पर कब्जा एक मैटर ऑफ प्रेस्टीज माना जाता था, मैटर ऑफ प्राइड माना जाता था। तो कांधार जो है बोन ऑफ कंटेंशन साबित हुआ था मुगल शासकों के बीच और ईरान के शासक के बीच। दुअस्पा और सिंघस्पा प्रणाली किसने शुरू की थी? हमारे स्टडी मटेरियल में हमने इसको अच्छे से समझाया था, उसी का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। दुअस्पा और सिंघस्पा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जहांगीर के द्वारा, एक तो याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या होता था कि मनसबदार को ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स अपने अधीन मेंटेन करने के लिए बाध्य किया जा सकता था बिना उनकी पर्सनल सैलरी बढ़ाए, यानी कि उनकी ज़ात रैंक बढ़ाए। उनको ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्जर्स रखने के लिए बाध्य किया जा सकता था, क्योंकि जो मनसबदारी सिस्टम होता था, मनसब का अर्थ रैंक होता है,
तो मनसबदार को जो पद मिलता था वो 2 तरीके से डिफाइन होता था। एक उसकी पर्सनल सैलरी होती थी, जिसको ज़ात बोलते थे, और एक ये होता था कि उसको कितने नंबर ऑफ हॉर्सेस और कैवलरी मैन यानी घुड़सवार और घोड़े मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ज़ात रैंक उससे पर्सनल इनकम उसकी डिफाइन होती थी, पर्सनल सैलरी, और सवार से कितने नंबर ऑफ घोड़े उसको रखने पड़ेंगे, उसका खर्चा उसको मिलता था जो है मुगल काल में। तो सवार यानी कि नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, नंबर ऑफ घोड़े किसके हैं, मतलब किसी मनसबदार के अधीन कितने हैं, तो नंबर ऑफ घोड़े बढ़ाए जा सकते थे बिना ज़ात रैंक को इंक्रीज करे हुए। इसी को दुअस्पा सिंहस्पा सिस्टम कहा गया था। जहांगीर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि मनसबदार की बेसिक सैलरी बिना बढ़ाए किसी आकस्मिक समय में, युद्ध वगैरह के समय में, या फिर जहां पर जरूरत हो, मनसबदार को ज्यादा सैनिक भेजने के लिए बाध्य किया जा सकता था। दुअस्पा में क्या होता था, मनसबदार को आदेश दिया जाता था कि वो अपने नंबर ऑफ हॉर्सेस जो है डबल कर दे, ठीक है। और सिंहस्पा में क्या हो जाता था कि नंबर ऑफ हॉर्सेस जो मनसबदार के अधीन होते थे उसको ट्रिपल देना होता था बिना उसकी बेसिक सैलरी बढ़ाए। जो सवार यानी कि जो सोल्जर्स आएंगे, जो घोड़े आएंगे, उनका खर्चा खाली मनसबदार को मिलता था, उनकी पर्सनल सैलरी नहीं बढ़ती थी। आंसर यहाँ पर क्लियर है, आंसर हो जाएगा जहांगीर, बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, सरंजमी प्रथा किसके अंतर्गत आती है? सरंजमी प्रथा ये मराठा लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। सरंजमी, मराठा जागीरदारों को लाइवलीहुड प्रदान किया जाता था इससे, इसको सरंजमी प्रथा बोलते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अंग्रेजी मतलब अंग्रेजों में मतलब इंग्लिश लोगों का 1612 में पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था? देखिए, पहला कारखाना तो मसूलीपट्टनम में, जो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री जो है, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री, ये खोली गई थी सूरत में, ठीक है, बैटल ऑफ स्वालीम जीतने के बाद। तो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री जो है सूरत है, और ये 1613 में करीब जाकर खुली थी। ये थोड़ा सा फ्लॉड क्वेश्चन पूछा गया था, ये 1613 अगर होता तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत, डी यहाँ पे सही है। फर्स्ट एवर फैक्ट्री अगर ब्रिटिशर्स की पूछें तो उन्होंने ईस्टर्न इंडिया में खोला था, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री 1611 में ही खुल गई थी। उसके बाद आ जाते हैं विजयनगर के उस पहले शासक को चुनिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो बीपीएससी कोर्स में हमने आपको पढ़ाया है कि बहमनी शासकों के बीच और विजयनगर के शासकों के बीच लगातार संघर्ष बना रहता है। जैसे जैसे बहमनी रूलर्स बदलते हैं, विजयनगर के रूलर्स बदलते हैं, लेकिन समय समय पर दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट होता रहा है और कई बार युद्ध भी हुए। तो हरिहर सेकंड ने जो है गोवा को कैप्चर कर लिया था बहमनी शासक के हाथों से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज दूत को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, या फिर प्रॉपरली बोले तो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और एक अच्छा खासा पद भी दिया था अपने दरबार में। जहांगीर ने किसको? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था और ये टर्किश भाषा अच्छी बोल लेता था। तो इनका डिस्कशन जो है मुगलों की नेटिव भाषा में हुआ था, तुर्की भाषा में। तो काफी प्रभावित हुआ था जहांगीर इससे, कैप्टन हॉकिंस से। कैप्टन हॉकिंस जो है ये किस ईयर में आया था मुगल कोर्ट में? ये वो ईयर आप कमेंट करके बताइए। आगे क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम सम्राट था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, क्योंकि बाद में मयूर सिंहासन को कौन उठा ले गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। थोड़ा सा आप भी इन्वॉल्व होइए, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि मयूर सिंहासन को भारत से बाहर कौन उठाकर ले गया था। आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं, नादिर शाह वो था या फिर अहमद शाह अब्दाली, ये भी इनमें से आपको किसी एक को चुनना है। आगे है नागानंद हर्षचरित तुगलकनामा तोहफत उल मुहाविदीन, ये किसने कौन सी लिखी है? नील दर्पण भी इसमें लिखा हुआ है। तो नील दर्पण तो दीन बंधु मित्र, इससे मिला देंगे, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र। हर्षचरित को बाणा भट्ट ने लिखा है, ठीक है। तोहफतुल मुहाविदीन ये राजा राम मोहन रॉय की रचना है। बस इतना हमारे लिए काफी होगा इसको मिलाने के लिए, ठीक है। अगर आप भी नहीं मैच कर पा रहे हैं तो तुगलकनामा अमीर खुसरो ये तो हम देख ही चुके हैं, अब इसको आसानी से कर लेंगे आप, ठीक है। डी यहाँ पे सही हो जाएगा, हमारा आंसर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से। आगे है खराज, खुम्स, उश्र और मुक्ताई, इसमें बताना है कौन सा लैंड रेवेन्यू है। खराज, खुम्स, उश्र और मुक्ताई, इनमें से लैंड टैक्स कौन कौन से हैं हमको बताना है। तो खराज जो टैक्स है ये नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। ये 50% से लेकर 33% करीब होता था, जो भी मतलब प्रोड्यूस होता था उससे लिया जाता था।
खम्स ये खदानों या फिर कड़े धन का जो हिस्सा राज्य के पास जाना चाहिए, या फिर जो लूट का माल आता था कहीं पर विजय अभियान से, उस पर जो राज्य का हिस्सा होता था उसको खुम्स बोलते थे। उश्र टैक्स ये हम बात कर ही चुके हैं, इस वीडियो में मैंने बताया आपको उश्र भूमि पर जो टैक्स लगता था वो 5% या 10% होता था, उसको उश्र टैक्स बोलते हैं। उशरी भूमि पर जो टैक्स लगता था उसको उश्र टैक्स बोलते हैं। मुख्यतः ये टैक्सेशन सिस्टम बंगाल में प्रेवलेंट था मुगल पीरियड में। तो एकमात्र हमारा कौन सा बच रहा है जो लैंड टैक्स नहीं है? उश्र, माफ करिएगा, खुम्स। क्योंकि खुम्स जो है ये लूट के माल पर लगने वाला टैक्स है, ये कोई लैंड टैक्स नहीं है। लूट का माल या फिर जो कह सकते हैं खदान, उससे जो प्रेशियस मेटल्स निकाले जाते थे, या फिर कहीं पर जो गड़ा हुआ धन मिल गया उसमें राज्य का जो हिस्सा काटा जाता था, जो राज्य को जमा कराना अनिवार्य होता था, उसको खुम्स बोलते थे। तो इसमें हम देखेंगे खुम्स एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी सारे लैंड टैक्स हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1134। लेकिन ऑप्शन में ये आया ही नहीं था, तो हमको यहाँ पे ऑप्शन सही करना पड़ेगा। 134 यहाँ पे सही हो जाएगा, डी यहाँ पे सही है। 134 ये यहाँ पे सही होना चाहिए। बीपीएससी ने पहले कुछ भी पूछा हो, मैंने आपको सारी चीजें एकदम क्लियर कट बता दी हैं। खराज लैंड टैक्स है, उश्र लैंड टैक्स है, मुक्तई लैंड टैक्स है, लेकिन खम्स जो है लूट का माल पर लगने वाला, या फिर लूट के माल पर जो राज्य का हिस्सा काटा जाता था, जो राज्य के खजाने में जमा होता था, उसको बोलते थे। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 134। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी प्रारंभिक राजधानी जो है ये लाहौर को बनाया था, ध्यान रखिएगा, दिल्ली को नहीं बनाया था। इसी वजह से दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक उसको इल्तुतमिश बोलते हैं, और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को कैपिटल बनाया था पहले, दिल्ली को बाद में बनाया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खान की मृत्यु हुई थी मंगोलों से लड़ते हुए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगर आपसे पूछें कि जैसे कई सारे सल्तनत शासकों के समय मंगोल इन्वेशन हुए थे, मंगोल आक्रमण, तो मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुए, बलबन के समय में भी हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए, जलालुद्दीन के समय हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने परमानेंट सोल्यूशन इसका निकाला था, एक परमानेंट आर्मी जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर जो है रखी थी मंगोलों से निपटने के लिए। और जो है मंगोलों ने एक बार ऐसा हुआ था कि अलाउद्दीन जो है बाहर गया था विजय अभियान के लिए, और दिल्ली पर मंगोलों ने जो है कब्जा कर लिया था कुछ समय के लिए, और सीरी के फोर्ट में अलाउद्दीन को छिप करके रहना पड़ा था। वो दिल्ली में प्रवेश भी नहीं कर पा रहा था, एक समय ऐसा हुआ था जब दिल्ली पर मंगोलों का इन्वेजन हुआ था। तो इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन इससे निकाला था, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की थी, अपने जो किले थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर उसको जो है मजबूत किया था अलाउद्दीन ने, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछें कि एक समय ऐसा भी था जब दिल्ली का सल्तनत शासक एंटर नहीं हो पा रहा था अपनी कैपिटल में, मंगोल इन्वेशन के कारण मंगोलों ने कब्जा कर रखा था, तो वो कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार क्रम अंकित करना है, युद्ध स्थलों के नाम नीचे गिवन है। हमने अपने क्रैश कोर्स में स्टडी मटेरियल में ये सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं। हुमायूं के महत्वपूर्ण आक्रमण, बाबर के भी। तो हुमायूं चिनौर पर अटैक करता है कब? 1532 में। 1532 में रायसेन को जीतता है। 1532 में महमूद लोदी और शेरशाह की जो कंबाइंड आर्मी है, दौरैया या फिर दौराहा के युद्ध में आमने सामने होती है। हुमायूं डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ महमूद लोदी एंड शेरशाह एट दौराया या दौरिया या दादरा का युद्ध जो कहा जाता है, गोमती नदी के किनारे। 1535 में गुजरात और मालवा को जीतने वाला पहला मुगल शासक बनता है। फिर 26 जून 1539 को चौसा या फिर बक्सर का युद्ध होता है हुमायूं शेरशाह के बीच। इसमें शेरशाह सूरी जो है जीतता है। ठीक है, शेर खान जो था उसने टाइटल जो शेरशाह का लिया था इसी युद्ध के बाद लिया था और अपना सिक्का चलवाया था। मई 1540 में जो है बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज होता है, और इसमें डिसिसिव विक्ट्री होती है शेरशाह की, और हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ता है। सफाविद शाह के यहाँ पर शरण लेनी पड़ती है ईरान जा करके। तो हमने देखा सबसे पहले देवरा या दौराहा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा या बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का युद्ध, और जब सरहिंद का युद्ध होता है जब हुमायूं जो है वापसी करता है वहां से। ठीक है, हुमायूं जो है वापसी करता है जब अफगान शासक कमजोर पड़ गए थे शेरशाह के बाद के सक्सेसर, तो सरहिंद से वापसी करता है हुमायूं। अपने खोए हुए राज्य को पाने के लिए सिकंदर सूर को हराता है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में। फिर सिकंदर सूर को बैटल ऑफ सरहिंद में हराता है जो 22 जून 1555 में हुआ था, और जुलाई में वापस से दिल्ली की सत्ता रीगेन कर लेता है हुमायूं। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद जो है किसके शासनकाल में हुआ करती थी? तो मराठा प्रशासन में हुआ करती थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें हमसे पूछा था कि बताइए मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में जो टॉप ऑफिशियल है वो कौन सा होता है? टॉप मोस्ट ऑफिशियल कौन होता है अष्टप्रधान का?
टॉप मोस्ट ऑफिशियल जो है हमेशा पेशवा होता है, जो पंत प्रधान या फिर प्रधानमंत्री भी एक तरीके से कहलाता था। पेशवा जो है टॉप ऑफिशियल होता है मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अष्टप्रधान में। अगला है तबकात नासरी के लेखक कौन है? तबकात नासरी के लेखक है मिनाजुद्दीन सिराज या मिनाजुल सिराज, जो भी आपके ऑप्शन में गिवन हो, सी यहाँ पे सही है। मिनाजुद्दीन सिराज की एक और रचना है जो अभी पूछी गई थी एक एग्जाम में, लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं है, मुनशत मेहरू। ये नाम ध्यान रखिएगा, मिनाजुद्दीन सिराज की एक और रचना है मुनशत मेहरू। फिर अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? हमने अपने क्रैश कोर्स में सारी चीजें जो पूछी जा सकती हैं, चाहे जिस तरीके से पूछ लें, चाहे क्रोनोलॉजी में लगाने को पूछ लें, चाहे ये पूछ लें कि कौन सा आर्किटेक्चर किसके समय में बनवाया गया था, सब यहाँ पे गिवन है। कुतुबुद्दीन ऐबक के आर्किटेक्चर से शुरू करके, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, कुतुब मीनार की शुरुआत, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बनवाया गया था। देन इसके बाद इल्तुतमिश के समय में सुल्तानगढ़ी का मकबरा, मलकापुर में अतरकिन का दरवाजा, हौज शमसी, जामा मस्जिद और शमसी ईदगाह बदायूं में। बलबन ने लाल महल जो अपना बनवाया था, कसर लाल जिसको बोलते हैं, और इल्तुतमिश का कसर सफ़ेद बनवाया था, वाइट पैलेस। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार सितून का महल बनवाया, हजार खंबा महल भी बोलते हैं। हौज खास या हौज लाई की स्थापना जो है करवाई अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर मुबारक खिलजी ने ऊखा या उर्वा की मस्जिद बनवाई भरतपुर राजस्थान में। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर बसाया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना नगर, सतपुला डैम, ठीक है, विजय मंडल, और जो है शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतेह का मकबरा बनवाया मुल्तान में। शेख अलाउद्दीन टॉम बनवाया जोधन में। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारी चीज़ें बनवाई थी, जैसे जौनपुर की स्थापना की, फतेहाबाद, हिसार, आखरीनपुर, काली मस्जिद का निर्माण, खिड़की मस्जिद का निर्माण, ये सब कराया। गुजरी महल का निर्माण निर्माण कराया, ये सब इसमें दिया हुआ है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ये यहाँ पे सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था, सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना की थी बाबर की पुत्री ने, हुमायूं की बहन ने, गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम सही उत्तर है। उसके बाद दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, शाहजहां। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो रचना है चंद बरदाई की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, चंद बरदाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खजुराहो मंदिर की वास्तुकला में किसने योगदान दिया था? तो खजुराहो के मंदिर बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था चंदेल वंश के शासकों का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, चंदेल वंश के शासक, ए यहाँ पे सही। चंदेल डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी कौन है? उस शासक का नाम आप कमेंट करके बताएंगे। और आप एक कमेंट और कर सकते हैं कि इनकी राजधानी क्या थी, क्योंकि ये सब भी हमने लिस्टिंग में कराया हुआ है कोर्स में। पेड ग्रुप वाले तो जरूर आंसर करिएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के खिलाफ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध लड़ा गया था कुली कुतुब शाह के अगेंस्ट, कृष्णदेव राय के द्वारा कुली कुतुब शाह के अगेंस्ट। ऑप्शन नंबर ए। मसनवी बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों का संकलन है, जिसे जाना जाता है किस नाम से? तो मसनवी इज अ कंपाइलेशन ऑफ मुस्लिम लॉ बाय बाबर विच इज आल्सो नोन एज मुबैयन, मुबैया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था? तो जिहाद का एक अर्थ होता है दारुल हर्ब जो है उसको दारुल इस्लाम की ओर ले जाना, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है, बी दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति क्या नाम था? तो इस पर तो फिल्म भी बन चुकी है, राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, राणा रतन सिंह, डी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था? तो जलालुद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए यहाँ पे सही है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि पाई थी, बाद में सुल्तान की? तो हजरत आला की उपाधि ली थी शेर खान ने या फिर शेर शाह सूरी ने, बाद में सुल्तान की उपाधि ली थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, शेर शाह ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि ली थी। फिर निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? ये काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक जो है ये ज्यादातर अपने काम शरीयत के हिसाब से करता था और ये एक नॉमिनेटेड सुल्तान था।
नॉमिनेटेड बाई उलेमास। उलेमाओं ने ही इसे गद्दी पर बैठाया था। तो शरीयत के हिसाब से उनको खुश करने के लिए काम करता रहता था। हालांकि कुछ प्रोडक्टिव काम भी फिरोज शाह तुगलक के समय में हुए हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जाता था। इसके अलावा दीवान इश्तिहाक नामक पेंशन विभाग की स्थापना की जाती है। दारुल शफा नामक खैराती अस्पतालों की स्थापना की जाती है। दारुल शफा नामक खैराती अस्पतालों की स्थापना की जाती है। मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए जो है मैरिज ब्यूरो खोले जाते हैं। ये सब काम होता है फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक के समय में दो और चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो है जैसे इसने जैसे बाग बगीचों की गुणवत्ता के लिए काम किया, कई सारे कैनाल जो है खुदवाई थी, इरिगेशन के लिए अच्छा काम किया था, इरिगेशन टैक्स भी वसूल किया था, अच्छी खासी फैसिलिटीज भी दी थी। बकायदा एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है ये क्रिएट किया गया था। पीडब्ल्यूडी एक तरीके से सबसे पहले मिडवल हिस्ट्री में फिरोज शाह तुगलक ने क्रिएट किया। इसको दासों को रखने का बहुत शौक था। दीवाने बंदगा नामक एक दास विभाग की स्थापना की गई थी। करीब 1.5 लाख इसके पास दास यानी गुलाम हुआ करते थे। इसके समय में जजिया कर लगाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और जजिया टैक्स स्ट्रिक्टली वसूला गया था, ब्राह्मणों से भी वसूला गया था। ब्राह्मणों से कभी भी जजिया कर पहले नहीं वसूला गया था, लेकिन इसके काल में वसूला गया था फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं फिरोज शाह तुगलक के समय में जो ध्यान रखी जा सकती है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? तो आगरा जहां पर स्थित है वहां पर नगर बसाया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो ये किसके साथ ही घटना हुई थी कि उसके वजीर ने उसे दिल्ली में दाखिल होने से मना कर दिया था? शाह आलम सेकंड के साथ ही घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। ये दिल्ली में एंटर कर पाए थे मराठों की सहायता से। बेसिकली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ऐसा हुआ था कि इनको जो है घुसने से मना कर दिया था वजीर गाजिजुद्दीन ने। तो 55 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोवाली या सोवल्ली के युद्ध में हराया था? तो ये थे थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। थॉमस वेस्ट भी कहीं कहीं पर दिया रहता है, ठीक है। थॉमस वेस्ट ने पोर्टुगीज शिप्स को हराया था स्वाली में, और इसी से प्रभावित होकर के जहांगीर ने सूरत में बंदरगाह स्टैब्लिश करने की अनुमति दे दी थी, जो पहले विड्रॉ कर ली थी पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस में आकर के, लेकिन फिर से इसको रीइंस्टेट कर दिया था अपनी पोजीशन को। और सूरत में फिर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री खुलती है अंग्रेजों की बैटल ऑफ स्वाली के बाद। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद डायनेस्टी का उदय हुआ था। सैयद डायनेस्टी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। खिज्र खान के नेतृत्व में सैयद डायनेस्टी का उदय हुआ था तैमूर आक्रमण के बाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सर्वाधिक गुलाम हुआ करते थे? हम आपको बता चुके हैं फिरोज शाह तुगलक के समय में गुलाम विभाग एक बनाना पड़ा था, जिसको दीवान ए बंदगां बोला जाता था। दीवान ए बंदगां जो गुलामों का विभाग था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने व्यापार में अंग्रेजों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? फर्रुख सैयद ने गोल्डन फरमान जारी किया था, जिसको अंग्रेजों ने काफी यूज किया था। इसमें टैरिफ फ्री ट्रेड करने की अनुमति अंग्रेजों को मिल गई थी। बी यहाँ पे सही है, फर्रुख सैयद। हमसे एक बार एक एग्जाम में पूछा था कि मतलब फर्रुख सैयद के दरबार में जो अंग्रेज अंग्रेज डेलीगेशन गया था, वो दूत मंडल का नेतृत्व किसने किया था? जॉन सरमैन ने। जॉन सरमैन डेलीगेशन व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने के लिए फर्रुख सैयद के दरबार में गया था, जॉन सरमैन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या रोजगार दिलाने वाले ऐसे ऑफिसर्स खोले थे फिरोज शाह तुगलक ने। सी यहाँ पे सही है। भारत में पोर्टुगीज कॉलोनी या फिर पोर्टुगीज टेरिटरीज का पहला वाइसरॉय बन करके कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था। फिर जो है नीनो डी कुन्हा आया था। नीनो डी कुन्हा ये बाद में आया था, इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र हो गया था। जियाउद्दीन बर्नी ने कथन किसके लिए कहा है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है किसी की बात नहीं मानता था, किसी उलेमा की एडवाइस नहीं लेता था,
और कभी भी शरीयत के नियमों के बारे में उलेमाओं से जानकारी नहीं लेता था, उसे जो सही लगता था वो करता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मुगल प्रशासन में मदद-ए-माश क्या इंगित करता है? ये हम देख चुके हैं, अभी हमने टर्म्स देखे थे। रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू लर्नेड पर्सन्स, जो विद्वान व्यक्ति होते थे उनको शासक की तरफ से या सल्तनत की तरफ से जो रेवेन्यू फ्री लैंड दी जाती थी, राजस्व मुक्त भूमि, अनुदत्त भूमि, उसको कहते थे मदद-ए-माश। बी यहाँ पे सही है। अगला है दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? इसको हमजा नामा भी बोलते हैं, हमजा नामा। तो पहले तो इसको मीर सैयद अली ने किया था, बाद में अब्दुल समाद ने। तो वैसे तो यहाँ पर एक ई ऑप्शन की जरूरत है जो ये कहे मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि दोनों ने किया था। हरियाणा सिविल सर्विस ने भी 2021 में शायद पूछा था, जो कैंसिल्ड पेपर हुआ था, कि हमजा नामा को किसने जो है पेंट किया था। तो हमजा नामा को पेंट किया था दास्तान अमीर हमजा को मीर सैयद अली और अब्दुल समाद दोनों ने। तो दोनों ही यहाँ पे सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण प्राधिकरण कौन सा था? रेवेन्यू कलेक्शन की जो रूरल अथॉरिटी थी वो चौधरी होते थे, इनको खूत भी कहा जाता था, खूत मुकद्दम। ज्यादातर ये हिंदू होते थे, ठीक है, हिंदू कह सकते हैं रिलीजन के होते थे। अलाउद्दीन के समय इनकी स्थिति काफी खराब हो गई थी, क्योंकि जो खुद मुकद्दम और चौधरी थे, इनकी पावर्स को अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत डीपली जो है सप्रेस किया था। इनकी सारी पावर्स जो छीन ली थी और सेंट्रल लेवल के अधिकारी नियुक्त किए थे इनकी जगह। तो खुद मुकद्दम और चौधरियों की आय पूरी तरीके से घट गई थी, ठीक है, और बहुत पॉवर्टी में इनका जीवन रहने लगा था, जो पहले नहीं था अलाउद्दीन खिलजी से पहले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 68 पीपीएससी में पूछा था कि मतलब ये एक अलग तरीके से इसको पूछा था कि हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी फॉर लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो खुद मुकद्दम या चौधरी कोई भी हो, ये सही होगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बी यहाँ पे सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवागिरी का शासक कौन था? देवागिरी जो है ये राजधानी हुआ करती थी सेवना यादव वंश के शासकों की। सेवना यादव रूलर्स जो थे ये रूल कर रहे थे। सेवना यादव डायनेस्टी के रूलर्स। रामचंद्र देव जो है यहाँ पे शासक थे, जब मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान देवागिरी गया था। रामचंद्र देव, ए यहाँ पे सही है। अलाउद्दीन के कैंपेन अगर हम क्रम से देखें तो 1298 में पहला कैंपेन उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में गुजरात गया था, फिर जैसलमेर, फिर रणथंभौर, चित्तौड़ अलाउद्दीन खुद गया था, फिर मालवा, फिर जलोर। साउथ इंडिया कैंपेन देवागिरी कैंपेन मलिक काफूर के नेतृत्व में। फिर तेलंगाना पर हमला किया गया था, वहां पर काकतीय डायनेस्टी रूल कर रही थी। होयसाल रूलर जो थे वीर बल्लाल तृतीय थे यहाँ पे। उसके बाद पांड किंगडम में वीर और सुंदर पांड के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो ये है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव, ए यहाँ पे सही है। मुगल प्रशासन में मुहतसीब क्या होता था? मुहतसीब जो है मोरल पुलिसिंग का काम करता था। एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पब्लिक मोरल्स, लोक आचरण अधिकारी होता था। ये देखता था कि शरीयत के नियमों के हिसाब से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि नहीं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मुहतसीब का ये काम होता था। सी यहाँ पे सही है। तो हमारे एग्जाम में इस तरीके के टर्म्स काफी पूछे जाते हैं। सभी सिविल सर्विसेज के पेपर में टर्म्स आजकल काफी पूछे जा रहे हैं, नए नए टर्म्स पूछे जा रहे हैं। हमारे लिस्टिंग कंपाइलेशन में या फिर जो हमने कोर्स दिया है बीपीएससी में, सब कुछ उसमें दिया है। बीपीएससी पेड कोर्स में सारे ऐसे टर्म्स कराए गए हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे अमीर-ए-दाद, अमीर-ए-दाद का मतलब लॉ ऑफिसर हु कैरिड आउट द डिसीजंस ऑफ जजेस। मुगल काल में, ये सही है। इसको कई बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बोलते थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर लॉ ऑफिसर हु कैरिड आउट द डिसीजंस ऑफ जजेस, ये सही है। उसके बाद तुर्कान चिहलगानी, जो जो हमने चालीहा या चालीसा या तुर्कान चिहलगानी जो इल्तुतमिश ने सृजित किया था 40 गुलामों का समूह या 40 नोबलमैन का समूह, ये सही है। बारिद मुमालिक, हेड ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ये भी सही है। तो तीनों ही यहाँ पे सही सुमिलित हैं, सभी तीनों युग में यहाँ पे सही सुमिलित हैं। सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर दारुल अदल, दारुल अदल मतलब होता है न्याय का स्थान, ये सही है। उसके बाद बलाहार मतलब निम्न श्रेणी के कृषि मजदूर जो होते थे। और मलिका तुज्जार में यानी कि हेड ऑफ मर्चेंट्स या फिर हेड ऑफ ट्रेडर्स, ये भी सही है। तो ये भी सही तीनों युग में सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखेंगे, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या पाई जाती है? तो सारे भक्ति संतों के बीच कुछ विशेषताएं सामान्य हैं, जैसे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ प्रीस्टली क्लास, ये तो ज्यादातर में है। लेकिन एक कॉमन ये चीज देखी गई जो सभी में कॉमन है, कि सभी ने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा है जिसे उनके भक्त समझते थे।
जैसे ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है? संस्कृत वगैरह जो मतलब कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेजेज़ थी, उनका प्रयोग ना करके जो लोकल लैंग्वेजेज़ थी, उनका प्रयोग किया गया था, अपने मैसेज को प्रोपेगेट करने के लिए भक्ति संतों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और ब्रिटिश शासन के दौरान खसखस की खेती के लिए भारत में किन क्षेत्रों को जाना जाता था? तो बिहार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बिहार में पॉपी की खेती होती थी। ए यहाँ पे सही है। अगला है इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इत्माद-उद-दौला का मकबरा उसकी पुत्री ने बनवाया था, नूरजहाँ ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसको बनवाया गया था करीब 1628 में, और इसमें जो पच्चीकारी होती है उसका प्रयोग किया गया था, यानी कि जो पिट्टा ड्यूरा टेक्निक होती है, सेमी प्रेशियस स्टोन से दीवारों पर जो पत्थर मतलब कह सकते हैं पत्थर से फूल बनाए जाते हैं, पिट्टा ड्यूरा टेक्निक, जिसमें सेमी प्रेशियस स्टोन से फ्लोरल डिजाइन बनाई जाती है दीवार पर, इसका प्रयोग इसमें किया गया था, पित्रा ड्यूरा का प्रयोग। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ये हमने अभी देखा। हुमायूं ने चुनार पर आक्रमण किया था 1532 में। हालांकि ये बैटल जो है डिसिसिव नहीं साबित हुआ था, दोनों पार्टीज के बीच संधि हो गई थी। ए यहाँ पे सही है। एक्चुअली शेर खान के अगेंस्ट ये हुमायूं का अभियान था, और इसमें हुमायूं की विजय हुई थी, ठीक है? ये थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, कलिंजर में एक्चुअली दोनों पार्टीज के बीच समझौता हुआ था। एक्चुअली ये जो चुनार का अभियान था हुमायूं का विजय अभियान था, इसमें हुमायूं जीता था, शेर खान हारा था। इसके बाद आ जाते हैं मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो बटाई जाहिर सी बात है सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग लैंड रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। खेत बटाई, रास बटाई, लंक बटाई, ये सब मेथड फॉलो किए जाते हैं। तो बटाई क्या है? बेसिकली लगान निर्धारण का तरीका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ऐसे ही रेख भी लगान निर्धारण का एक तरीका है, ध्यान रख सकते हैं, रेख। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार या गेटवे ऑफ मक्का कहा जाता था? सूरत यहाँ पे सही है, बी यहाँ पे सही है, बाबुल मक्का कहा जाता था सूरत को, बी। भारत में बाबर के आगमन कारण क्या हुआ था? बारूद का आगमन हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये रॉन्ग है, क्योंकि बहमनी शासक जो हैं ये पहले से ही गन पाउडर का उपयोग करते थे, तो अब बाबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया, ये गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम्स इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, ये भी रॉन्ग है, ठीक है? इसका इंट्रोडक्शन बाबर से नहीं हुआ है। तैमूरिड डायनेस्टी की स्थापना हुई थी रीजन में, ये सही है, ठीक है? तैमूर वंश से आता था बाबर। चंगेज खान और तैमूर के शेयर्ड वंश से आता था, मतलब माँ की तरफ से चंगेज खान की तरफ से और पिता की तरफ से शायद तैमूर वंश से, मतलब कुल मिलाकर तैमूर डायनेस्टी से इसका संबंध था। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स इन द वारफेयर, ये सही है। तोपखाने की शुरुआत या तोपों की शुरुआत बाबर के समय से हुई थी, ठीक है? तो 3 और 4 यहाँ पे सही है, 3 और 4 यहाँ पे सही है। अच्छा, एक चीज़ और पूछते हैं कि कैनन्स का प्रयोग बाबर ने सबसे पहले कहाँ पे किया था? तो बजौर भेरा के युद्ध में किया था, ये ध्यान रखिएगा। बजौर भेरा के युद्ध में बाबर ने कैनन्स का प्रयोग सबसे पहले किया था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था? तीर्थयात्रा कर अकबर ने समाप्त किया था शासक बनते ही, और डी यहाँ पे सही है। तो जो ये तीर्थयात्रा कर है इसको समाप्त कब किया था? 1500 एक्चुअली हरमदल से मुक्ति पाने के जस्ट 1 वर्ष बाद, ठीक है, 1563 में अकबर ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था, और जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 में। अकबर ने जजिया कर हटा दिया था। अब जजिया कर को री इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये पूछते हैं। जजिया कर जो हटाया गया था, इसको री इंट्रोड्यूस करने का काम काफी समय बाद करता है औरंगजेब। औरंगजेब ये जजिया कर को री इंट्रोड्यूस करता है। अब किस ईयर में करता है, ये आप हमको कमेंट करके बता दीजिए आप। आगे है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शिफा क्या था? तो दारुल शिफा एक फ्री हॉस्पिटल या चैरिटेबल हॉस्पिटल था। चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, बी यहाँ पे सही है। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जाहिर सी बात है, परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर जमींदारों के साथ किया गया था, और जमींदारों के पास यहाँ पर हेरिडेटरी राइट्स आ गए थे। जमीन पर हेरिडेटरी राइट्स या वंशानुगत अधिकार किसने प्राप्त कर लिए थे? जमींदारों ने, परमानेंट सेटलमेंट से। ए यहाँ पे सही है। अच्छा, मुगल काल में जो है लोगों को अपनी भूमि को बेचने का अधिकार नहीं होता था, उनको सिर्फ मॉर्टगेज का अधिकार रहता रहता था, ओनली मॉर्टगेज राइट्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड। भूमि को बेचने का अधिकार नहीं होता था, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली में किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो कैनाल्स वगैरह सबसे ज्यादा बनवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, फिरोज शाह तुगलक, ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर पहुंची थी?
मुगल चित्रकला शीर्ष बिंदु पर पहुंची थी जहांगीर के समय में, लेकिन अगर आपसे पूछें इसकी शुरुआत यानी कि इसकी नींव किसके समय में रखी गई थी, इंट्रोडक्शन किसके समय में हुआ था, हुमायूं के समय में। क्योंकि हुमायूं ईरान में अपने वनवास के समय जब शेरशाह ने इसको भगा दिया था कन्नौज के युद्ध में हरा करके, तब जब सफाविद शाह के ईरान के शासन में हुमायूं था तो वहां पर कुछ पेंटर्स को लेकर के ये वापस लौटा था। तब से मुगल चित्रकला की नींव रखी गई थी हुमायूं के समय में, जेनिथ पर पहुंची थी जहांगीर के समय में। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका कारण था रेवेन्यू कलेक्शन में आसानी होगी, सही अच्छे अधिकारी मिल जाएंगे जो रेवेन्यू कलेक्ट करा सकेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, रिलीजियस हार्मनी इससे कोई लेना देना नहीं था। तो वैसे तो ए बी और डी तीनों हो सकते हैं सी को छोड़ करके, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर होगा रिक्रूटमेंट इन द आर्मी, क्योंकि जितने मनसबदार आएंगे फिर वो अपने अधीन आर्मी भी रखेंगे, तो उससे सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो सकेगी। बी यहाँ पे सही होगा। बी आयोग ने सही माना है, आप भी सही मानिएगा। सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। मनसब शब्द का अर्थ एक बार वेस्ट बंगाल पीसीएस ने पूछा था, व्हाट इज मीन्ड बाय मनसब? तो मनसब का अर्थ होता है श्रेणी या फिर रैंक, रैंक या फिर पद, ठीक है, इसका अर्थ होता है। और मनसबदारी व्यवस्था क्या हेरिडेटरी होती है, ये नॉट हेरिडेटरी होती है, ये ध्यान रखिएगा। बेस्ड ऑन मेरिट, नॉन हेरिडेटरी, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। और जो प्रक्रिया होती है मनसबदार को भर्ती करने की उसको हम लोग तजवीज़ बोलते हैं। तजवीज़। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो अपने विरोधियों के खिलाफ और मंगोलों के खिलाफ रक्त और लौह की नीति अपनाई थी गियासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही, बलबन ने रक्त और लौह या ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी। अब बी यहाँ पे सही है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? कारखाने बनवाए थे अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, अकबर ने बनवाए थे कारखाने चित्रकारी के लिए। बी। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। अगला सवाल, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो सर थॉमस रो भारत आया था 1615 के करीब। जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, जहांगीर के समय में, सी। अगला प्रश्न, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल ने इसको लिखा है आईन अकबरी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, अबुल फजल। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने। ए यहाँ पे सही, सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने इसका नेतृत्व किया था। ए। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? यहाँ पर इल्तुतमिश सही आंसर है, सी यहाँ पे सही है, इल्तुतमिश सी। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। अगला प्रश्न, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान का रेबिलियन हुआ था बलबन के समय में। ए यहाँ पे सही है, गयासुद्दीन बलबन। ए यहाँ पे सही है। और लास्ट प्रश्न, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? फर्स्ट मुगल रूलर हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक, अब फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश मतलब प्रॉपर कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ था। मुगल शिप्स को कैप्चर कर लिया था एक इंग्लिशमैन ने, और औरंगजेब के कह सकते हैं दीवान ने उसको सबक सिखाया था। तो कन्फ्लिक्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के बीच और मुगल अधिकारियों के बीच औरंगजेब के समय में। तो औरंगजेब के समय में पहला कह सकते हैं संघर्ष हुआ था। कन्फ्लिक्ट यहाँ पे सही वर्ड है, कन्फ्लिक्ट। पहला कन्फ्लिक्ट हुआ था औरंगजेब के समय में।